मैं 83 साल की हूँ और मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो मैंने बहुत देर से सीखा और मैंने उसे ऐसे तरीके से सीखा कि अगर मैं उसके साथ बहुत देर तक बैठती हूँ तो आज भी मुझे बीमार सा महसूस होता है। आप अपना जीवन किसी चीज़ के बदले दे रहे हैं, शायद पैसे, शायद स्वीकृति, शायद उपयोगी होने का भ्रम, और विनिमय दरेक झूठ है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पैसे का कोई मतलब नहीं। मैं अकेली रहने वाली एक विधवा हूँ। मैं अपने बिल खुद चुकाती हूँ। मैं ठीक ठीक जानती हूँ कि मरम्मत का अनुमान देखकर यह सोचना कैसा लगता है। खैर, यह तो चुभेगा। मैं जानती हूँ कि सस्ता विकल्प खरीदना और उम्मीद करना कि वह टिके कैसा लगता है। मैं जानती हूँ कि चिकित्सा खर्चों और दवाओं के पर्चों की चिंता करना कैसा लगता है। इसलिए मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए कोई प्यारा सा भाषण देने नहीं आई कि प्यार ही सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। पैसे का महत्व है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझना ज़रूरी है। एक बिंदु आता है, आपके सोचने से भी जल्दी, जहां और ज़्यादा के पीछे भागना आपको सुरक्षित नहीं करता। यह आपको अलग थलग कर देता है, ये आपका ध्यान भटकाता है। ये उस असली जीवन को जिसे आप जीना चाहते थे, आपके ठीक पास से फिसल जाने देता है। और आप तब तक ध्यान भी नहीं देते जब तक आप इतने बूढ़े नहीं हो जाते कि समय आपको लगता है जैसे वह ढलान की तरफ दौड़ रहा हो। मैंने उस ट्रांसक्रिप्ट वाली महिला की तरह 47 साल नर्स के रूप में नहीं बिताए, लेकिन मैंने एक पूरी जिंदगी लोगों को वही सौदा करते हुए देखते बिताई है। मैंने ये अपने ही परिवार में देखा, मैंने ये अपने विवाह में देखा, मैंने ये अपने बच्चों के जीवन में देखा, और मैंने ये खुद में देखा जब मैं सब कुछ संभालने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे ये नहीं दिखा कि मैं क्या खो रही हूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया और इसकी कीमत क्या थी। मैं शुरुआत उस महिला से करूंगी जिसे मैं सालों पहले चर्च से जानती थी। मैं उसे एलिनोर कहूंगी क्योंकि वह काफ़ी करीब है और क्योंकि मैं उसका असली नाम इंटरनेट पर घसीटना नहीं चाहती। वह प्रसिद्ध नहीं थी, वह पार्क एवेन्यू पर नहीं थी, लेकिन उसके पास वह था जिसे लोग सुंदर जीवन कहते हैं। बड़ा घर, अच्छे सूट पहनने वाला आदमी, छुट्टियां, एक आंगन जो हमेशा मैगजीन जैसा लगता था। मैं उसे पहले ईर्ष्या करती थी। मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन मैं करती थी। मुझे याद है कि मैं एक पोटलक में उसके पास खड़ी थी, हैम की कागज़ की प्लेट पकड़े हुए, और उसने मुझसे बहुत सहजता से कहा, मैं कभी खाना नहीं बनाती, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। जैसे वह कोई बैज हो। इस विवरण पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह बाद में मायने रखेगा। जब उसने यह कहा, वह खुश नहीं लग रही थी, वह तनी हुई लग रही थी, जैसे वह किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रही हो। सालों बाद जब वह बीमार हुई, दिल की समस्याएं, फिर जटिलताएं, उसका घर फिर भी बेदाग था, आंगन फिर भी परफेक्ट था, लेकिन उसके बच्चे ज़्यादा नहीं आते थे। एक राज्य से बाहर रहता था, एक हमेशा व्यस्त रहता था, एक इतना आया कि बस औपचारिकता पूरी करे और चला जाए। मैं उसे 2 बार मिलने गई। मैं उसके बिस्तर के पायदान पर खड़ी रही और उसे देखा कि वह मुझे पार करके धीरे धीरे घूमते छत के पंखे को घूर रही थी।
वह मरने के बारे में नहीं रोई। वह इस बात पर रोई कि वह उस घर में अकेली है जिसे उसने पूरी जिंदगी कमाने के लिए काम किया था। और मुझे याद है कि उसने कहा, मैंने उन्हें सब कुछ दिया, मैं समझ नहीं पाती। और यही वह जगह है जहां कहानी भारी हो जाती है, क्योंकि मैं समझती थी। मेरे 5 बच्चे थे। मैं जानती हूँ कि यह सोचना क्या होता है कि आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि खुद को घिस डालना और उसे प्यार कहना क्या होता है। जब विंसेंट और मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे, हम हमेशा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे। स्थिरता, सुरक्षा, बेहतर कार, बेहतर पड़ोस, ज़्यादा बचत। हम लालची नहीं थे, हम डरे हुए थे। हम ऐसे माता पिता के साथ बड़े हुए थे जो आर्थिक रूप से हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, और हमने उस डर को ऐसे सोख लिया जैसे वह कोई पारिवारिक नुस्खा हो। तो हमने काम किया। विंसेंट ने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की। हम थके हुए थे। हमें बिल चुकाने पर गर्व था, हमें किसी से मदद न मांगने पर गर्व था, और हमने चीज़ें मिस की। आमतौर पर बड़ी चीज़ें नहीं। हम ग्रेजुएशन में पहुँचे, हम शादियों में पहुँचे, लेकिन हमने वे छोटे रोज़मर्रा के पल मिस किए जहाँ अपनापन बनता है। किचन काउंटर पर यूं ही बातचीत, बिना जल्दी वाली डिनर, सोफे पर शामें जहां आप सच में सुनते हैं बजाय आधा सुनने के अगले दिन की योजना बनाते हुए। और जो मैं तब नहीं समझ पाई थी वह यह था कि बच्चे आपके बलिदानों से वैसे नहीं जुड़ते जैसे आप सोचते हैं कि वे जुड़ेंगे। वे आपकी मौजूदगी से जुड़ते हैं, वे आपके ध्यान से जुड़ते हैं, वे इससे जुड़ते हैं कि आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध लगते हैं या नहीं, ना कि इससे कि आपने बेहतर जूते खरीदे या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, वे करते हैं अपने तरीके से। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर आप दशकों तक काम के ज़रिए प्यार साबित करते रहें, तो जब आपका परिवार आपके बिना जीना सीख ले तो हैरान मत होना। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, क्योंकि पहली कहानी बात समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा व्यक्ति विंसेंट है। विंसेंट वॉल स्ट्रीट वाला आदमी नहीं था। वह स्थिर था, वह गर्वीला था। वह उस तरह का पति था जो अगर मुझे परेशान करता तो आधी रात को भी अलमारी का कब्जा ठीक कर देता। वह पूरे दिन भावनाओं की बातें नहीं करता था, लेकिन उसने प्यार को कामों में दिखाया। जब बच्चे छोटे थे, वह थका हुआ घर आता और मैं रसोई में होती, और हम वह करते जो शादीशुदा लोग करते हैं। लॉजिस्टिक्स को ऐसे बात करते जैसे वह बातचीत हो। कल किसे क्या चाहिए? क्या तुमने अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? दूध खत्म हो गया है। हम सर्वाइवल नाम का एक छोटा सा व्यवसाय चला रहे थे। फिर बच्चे बड़े हो गए और मैंने सोचा, अब हमारे पास समय होगा। अब हम सांस लेंगे। अब हम यात्रा करेंगे। अब हम मेज पर बैठेंगे और देर तक बैठेंगे। हमने किया थोड़ा। हमारे अच्छे साल थे, लेकिन वह समय खिड़की उतनी बड़ी नहीं थी जितना मैंने मान लिया था। विंसेंट बूढ़ा होने लगा। उसके घुटने उसे परेशान करते थे। वह धीमा हो गया। वह ज़्यादा शांत हो गया। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अब भी व्यस्त थी। व्यस्त रहना एक नशा है। यह आपको वह महसूस करने से रोकता है जो आप महसूस नहीं करना चाहते। फिर वह मर गया
और अचानक मेरे पास दुनिया भर का समय था और उसे साझा करने के लिए कोई नहीं था। लोग सोचते हैं कि पछतावा बड़े सपनों के बारे में होता है। इटली, क्रूज, वे शानदार यात्राएं। सच कहूं तो वह नहीं है। पछतावा वे मंगलवार की रातें हैं जो मैंने कपड़ों की धुलाई में उलझ कर बिताईं, जबकि वह अपनी कुर्सी पर बैठा था, बात करना चाहता था। वे बार जब उसने कहा, टहलने चलोगी? और मैंने कहा, अभी नहीं, मैं किसी काम के बीच में हूं। मैं आज भी खुद को अभी नहीं कहते सुन सकती हूं। और ये रहा क्रूर हिस्सा। मैं किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बीच में नहीं थी। मैं आदतों के बीच में थी। अब तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं, वह कोई है जिसने इसे अलग तरीके से किया। क्योंकि मैं आपको सिर्फ चेतावनियां देकर नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूं कि आप देखें कि क्या संभव है। मैं मार्गरेट और टॉम नाम के एक दंपत्ति को जानती थी। अमीर नहीं, आराम से, एक साधारण घर, एक ऐसा जीवन जो बाहर से सामान्य लगता था। ऐसे लोग जो किसी के बच्चे होने पर कैसरोल ले आते थे। ऐसे लोग जो जन्मदिन याद रखते थे। ऐसे लोग जिनका घर हमेशा रहने वाला लगता था। मार्गरेट ने मुझसे एक बार कहा, हमने शुरू में ही तय किया था कि हम ऐसा जीवन नहीं बनाएंगे जिससे हमें भागने की जरूरत पड़े। वह वाक्य चिपक गया। वह चिपक गया क्योंकि वह एक लग्जरी जैसा लगा, लेकिन वह नहीं था। वह एक चुनाव था। उन्होंने कुछ अवसर ठुकरा दिए। उन्होंने हर चीज अपग्रेड नहीं की। उन्होंने आखिरी डॉलर के पीछे नहीं भागा। वे साथ में डिनर करते थे। वे स्कूल के नाटकों में जाते थे। वे छोटी चीजों में भी मौजूद रहते थे। जब टॉम बाद में बीमार हुआ, वह घर भर गया। लोग आने लगे। उनके वयस्क बच्चे आए। उनके पोते पोतियां आए। अपराध बोध की वजह से नहीं, क्योंकि वे चाहते थे। और मुझे याद है कि टॉम के गुजरने के बाद एक दोपहर मैं मार्गरेट के लिविंग रूम में खड़ी थी। लोगों को बर्तन धोते, कुर्सियां मोड़ते और धीमे धीमे बात करते देख रही थी। और मैंने सोचा, यही है जो पैसे नहीं खरीद सकते। यही है जो आप मौजूदगी से कमाते हैं। अब मैं इसे वापस अपने पर लाती हूं, क्योंकि मैंने आपसे एक स्वीकारोक्ति का वादा किया था और मैं आपको इसे सीधे दूंगी। विंसेंट के मरने के बाद मैं डर गई। सिर्फ उदास नहीं, डर गई। मुझे अकेले होने का डर था। मुझे भुला दिए जाने का डर था। मुझे अपने शरीर के जवाब दे जाने का डर था। मुझे मदद की ज़रूरत पड़ने और न मिलने का डर था। तो मैंने वही किया जो बहुत सी बड़ी उम्र की महिलाएं करती हैं। मैं चिपक गई। मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉल किया। मैंने हर फैसले में शामिल रहने की कोशिश की। मैंने ऐसी सलाह दी जो उन्होंने मांगी नहीं थी। मैंने ज़रूरी बनने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरी होना प्यार किया जाना ही है, ईमानदारी से। वो मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। और फिर मेरी गिरावट हुई। मैं अपने लिविंग रूम में गिर गई और उठ नहीं सकी। मैं 11 घंटे फर्श पर पड़ी रही। मैं अपने फ़ोन तक नहीं पहुंच सकी। एक समय मैंने उसे बजते सुना और फिर रुकते। और मुझे याद है कि मैंने सोचा, अगर वह मेरे बच्चों में से किसी का था तो वे मान लेंगे कि मैं ठीक हूं, क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया। वे सोचेंगे, माँ शायद झपकी ले रही है। वे सोचेंगे,
शायद उसने अपने हियरिंग एड्स नहीं लगाए हैं। वे 1000 निर्दोष बातें सोचेंगे जबकि मैं यहाँ पड़ी हूँ। मैंने अपने ऊपर पेशाब कर दिया। मुझे शर्म आई, मुझे बोझ जैसा लगा। मुझे लगा कि मैं अपने ही घर में गायब हो रही हूँ। जब उन्होंने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया और सब कुछ शांत हुआ, मेरे बच्चों ने उस कोमलता से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी मैंने अपने दिमाग में कल्पना की थी। उन्होंने रणनीति से प्रतिक्रिया दी, नियंत्रण से, तर्क के रूप में सजाए गए डर से। उन्होंने मेडोब्रुक कहा। उन्होंने कहा सिर्फ 30 दिनों के लिए। उन्होंने कहा माँ, इसे मुश्किल मत बनाओ। और मैं चली गई, क्योंकि मैं थकी हुई थी, क्योंकि मैं चोटिल थी, क्योंकि तब मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं थी। मेडोब्रुक में मैंने कुछ ऐसा सीखा जो आज भी इसे कहते हुए मेरा मुंह सूखा कर देता है। संस्थाएं प्यार का लेन देन नहीं करती, वे शेड्यूल का लेन देन करती हैं। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको एक ऐसे जीवन में फिट कर दिया जाएगा जो कागज़ पर सुरक्षित लगता है और धीमे धीमे मरने जैसा महसूस होता है। मैंने लोगों को मदद का इंतज़ार करते देखा जैसे वे अस्तित्व के लिए अनुमति का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने ट्रे गिराए जाते देखे जैसे खाने का समय हो। मैंने एक महिला को वही सवाल 3 बार पूछते देखा और उसे टाल दिया गया। मैंने खुद को सिकुड़ते देखना शुरू किया ताकि मुझे मुश्किल का लेबल ना लगे। रुकिए, यह और बदतर होता है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे राहत महसूस कर रहे थे। वे बेहतर सोए। उन्होंने उतना कॉल करना बंद कर दिया। उन्होंने खुद से कहा कि मैं संभाल ली गई हूँ। और उसी पल में मैंने पूरा सौदा साफ साफ देख लिया। जब आप अपना जीवन किसी मापी जा सकने वाली चीज़ के बदले देते हैं, पैसे, नियंत्रण, उत्पादकता, तो आप ऐसे जीवन के साथ ख़त्म होते हैं जिसे दूसरे लोग मैनेज कर सकते हैं। आप ऐसे जीवन के साथ ख़त्म होते हैं जो बाहर से ठीक दिखता है और अंदर से खाली महसूस होता है। तो मैंने अपने लिए वापस घर तक लड़कर रास्ता बनाया। और जब मैं घर आई तो मैंने सिर्फ अपना घर नहीं बदला, मैंने वह बदला जिसे मैं महत्व देती थी। मैंने अपने बच्चों की स्वीकृति के लिए अपनी शांति का सौदा करना बंद कर दिया। मैंने उनके आराम के लिए अपनी गरिमा का सौदा करना बंद कर दिया। मैंने दुनिया के लगातार शोर के लिए अपने ध्यान का सौदा करना बंद कर दिया। मैंने अपने दिनों को छोटा बनाना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा वास्तविक, ज़्यादा मेरा। उस गिरने के बाद मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए। छोटे नियम जो मैंने अपने लिए बनाए ताकि यह फिर न हो। बिस्तर के पास क्या रखना है, लिविंग रूम कैसे सेट करना है, जब मेरे बच्चे मुझ पर दबाव डालें तो क्या कहना है। मैंने इस पर कुछ नहीं सोचा। मेरी पोती क्लेयर ने महीनों बाद वे नोट्स ढूंढे और मुझे बताया कि दूसरी महिलाओं को वह पढ़ना चाहिए जो मैंने लिखा था। उसी ने इसे ऑनलाइन डाला। उसने इसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रखा। सच कहूँ तो मुझे आज भी इसके बारे में अजीब लगता है, लेकिन वह इस वीडियो के अंत की कहानी है। यह रहा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में ईमानदारी से जवाब दें। आप अपने जीवन का कितना हिस्सा टाल रहे हैं?
आपने कितने डिनर छोड़ दिए क्योंकि आप उस काम से बहुत थक गए थे जो आपको वापस प्यार नहीं करता। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को कितनी फ़ोन कॉल्स टाल दी जिसकी आपको परवाह है, क्योंकि आपने सोचा बाद में समय होगा। आपने कितने वीकेंड ऐसे कामों में बिताए जो जिम्मेदार दिखते हैं, जबकि आपका असली जीवन अगले कमरे में इंतज़ार कर रहा था। कभी सबसे खतरनाक शब्द है, कभी वह तरीका है जिससे आप उस सौदे का सामना करने से बचते हैं जो आप कर रहे हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और भाग जाएं। मैं आपको ईमानदार होने को कह रही हूँ। मैं आपको यह दिखावा बंद करने को कह रही हूँ कि आपके पास विकल्प नहीं है, सिर्फ इसलिए कि विकल्प कठिन है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो मैं पक्के तौर पर जानती हूँ। जब आप मेरी उम्र तक पहुँचते हैं, कोई यह नहीं चाहता कि उसने और ईमेल का जवाब दिया होता। कोई यह नहीं चाहता कि उसने और अजनबियों को प्रभावित किया होता। कोई यह नहीं चाहता कि उसने यह साबित करने में और समय बिताया होता कि वह उत्पादक था। लोग चाहते हैं कि वे वहाँ होते। वे चाहते हैं कि वे मेज़ पर बैठे होते। वे चाहते हैं कि उन्होंने सुना होता। वे चाहते हैं कि उन्होंने कॉल किया होता। वे चाहते हैं कि वे टहलने गए होते। अब मैं उस हिस्से के साथ समाप्त करूंगी जो मुझे असहज करता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत है और यह अभी हो रहा है। मेरे बेटे डेविड ने इस हफ्ते फिर मुझे कॉल किया और कहा, माँ, उस किताब को नीचे उतार दो। यह परिवार को शर्मिंदा करती है। तुम निजी बातें बाहर ला रही हो। और मेरी बेटी लिंडा ने भी इसका अपना संस्करण कहा है। और मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं इसे नीचे उतारने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं 83 हूँ और मुझे यह महसूस करना पसंद नहीं कि मैं कुछ बेच रही हूँ। यह मुझे उजागर महसूस कराता है। यह मुझे महसूस कराता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे वे महिलाएं याद आती हैं जो मुझे लिखती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर के लिए लड़ सकती हूँ। मुझे वे महिलाएं याद आती हैं जो कहती हैं, मेरे बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और मुझे लगा मेरी कोई आवाज़ नहीं है। मुझे वे महिलाएं याद आती हैं जो कहती हैं, मैं गिरी और मैंने सोचा मेरी गरिमा हमेशा के लिए चली गई। तो ये रहा जो मैं कहने जा रही हूँ, साफ साफ पूरे दिल से, भले ही यह मुझे शर्मिंदा करता है। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका का लिंक पिन किए गए कमेंट में है। मैं इसे जल्द ही नीचे उतार सकती हूँ, क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है और क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर दबाव डालता रहता है। तो अगर आज मैंने जो कुछ कहा वह आप तक पहुंचा, तो इसे अभी क्लिक करें। इंतज़ार मत करें। और अगर आप अभी भी मेरे साथ यहाँ हैं, तो एक लाइक छोड़ दें। ये मुझे बताता है कि सच बोलते रहो, तब भी जब मेरा अपना परिवार चाहता हो कि मैं ऐसा ना करूं। आप जो भी कमेंट छोड़ते हैं, मैं हर एक पढ़ती हूँ, हर एक। मुझे बताइए, आप किसके लिए अपना जीवन ट्रेड कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप क्या वापस चाहते हैं? मैं यहाँ हूँ। सब्सक्राइब करें अगर आप बात करते रहना चाहते हैं। हर हफ्ते मैं इस मेज़ पर बैठती हूँ और आपको सच बताती हूँ, क्योंकि आपका जीवन कहीं भविष्य में इंतज़ार नहीं कर रहा। यह अभी हो रहा है और आप इसके लिए उपस्थित होने के हकदार हैं।